एमए फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चों, हम चर्चा कर रहे हैं अपने सेकेंड पेपर यानी राजनय के सिद्धांत और व्यवहार पर। इसमें हम राजनयिक के गुण या राजनयिक के कार्यों के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। जैसा हमने कल आपसे बताया था, राजनयिक किसी भी देश का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और विदेश नीति का आधार स्तंभ निश्चित आधार स्तंभ होता है। हम अगर राजनयिक की चर्चा अगर राजतंत्र में करें या आज़ादी के पहले अपने भारत के राजनयिक की बात करें तो हम उसमें ये देखते हैं कि जो एक राजा के द्वारा जो दूत भेजा जाता था किसी दूसरे राजा के पास में, तो उसे हम दूत कहते थे या संदेश वाहक कहते थे। और उसमें सिर्फ वो राजा के संदेश को संबंधित अन्य राजा के पास या अन्य राज्य तक वो जाता था और राजा के संदेश को वहाँ पहुँचा करके और उसके अनुसार ही अपना काम करता था। यानी उसका काम होता था राजा के अनुसार राजा के विचारों को, राजा के कार्यों को, राजा की नीतियों को, राजा के नैतिक संदेश को या राजा के किसी भी संदेश को वहाँ तक पहुँचाना। लेकिन उसके बाद आज़ादी के बाद ये दौर लगभग खत्म हो गया और जब से स्वतंत्र भारत अस्तित्व में आया तब से इस संदेश वाहक या दूत की जगह जो है राजदूत या राजनय ने ले लिया। तो मैं उसमें आप लोगों को आज थोड़ा सा बताऊंगा इसके प्रमुख जो कार्य हैं वो क्या हैं। राजा के कार्यकाल में जो है राजदूत का कोई अपना निश्चित नियम नहीं होता था। उसमें राजा के नियम, राजा की नीति और राजा के संदेश होते थे और ये जो संदेश वाहक होता था ये कोई स्थायी व्यक्ति नहीं होता था और ना ही अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ पर जाता था। उस राज्य का जो भी संदेश होता था वो लाता था और अपने राजा का संदेश उन राजाओं तक पहुंचाता था। अर्थात उसमें कोई स्थायित्व का भाव नहीं होता था। आज़ादी के बाद ये नीति बदल गई और आज़ादी के बाद विदेश नीति के तहत हमारे अन्य राज्यों से जो संबंध स्थापित किए जाने लगे उनमें इन राजदूतों का, इन संदेश वाहकों का जो चयन है वो अस्थायी की जगह स्थायी हुआ और उसमें इनके कार्यों को वैदेशिक नीति में प्रमुखता से उठाया जाने लगा और इनके तहत जो है विदेश नीति का संचालन किया जाएगा। इस प्रकार से मैं कहना ये चाह रहा था आप लोगों से, जो राजनय है उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण, गंभीर और उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य होता है जिसका कार्य सबसे कठिन काम होता है। अब सबसे कठिन काम मतलब दो देशों के बीच में संबंध स्थापित करना, यह किसी भी देश के राजदूत का लगभग सबसे कठिन काम होता है और यह उतना ही नाजुक भी होता है, कठिन भी होता है और नाजुक मतलब किस एक कार्य व्यवहार से, किस एक राजनीतिक चाल से या किसी कारण से दो देशों के बीच में कितनी जल्दी संबंध खराब हो सकते हैं या बिगड़ सकते हैं, इसलिए ये नाजुक होता है। इसी के प्रतिवेदन के आधार पर विदेश नीति का आधार मजबूत होता है। अर्थात कहने का कि ये जो वर्तमान व्यवस्था है ये इसमें जो है राजदूत प्रमुख व्यक्ति होता है और यही विदेश नीति राष्ट्रों के भाग्यों की निर्माता होती है। माने राजदूत के द्वारा जो किए गए कार्य हैं उन्हीं के आधार पर जो विदेश नीति निर्मित होती है वही किसी भी राष्ट्र का आधार होती है। हम कह सकते हैं कि समय समय पर राजनयिक के विरोधियों और आलोचकों द्वारा राजनयिक के स्तर को गिराने के लिए और राजदूत के महत्व को घटाने के लिए कई बार प्रयास भी किए गए और इन्हें जासूस के रूप में भी चित्रण किया जाता रहा। लेकिन विदेशी नीति में उसकी सफल संरचना और निर्माण में इस राजदूत का स्थान महत्वपूर्ण हो गया और यह राजनय एक वास्तविक और सही चित्रण के रूप में अब हमारे सामने वर्तमान में है। राजनय के प्रारंभिक काल में दूत अपने राजा का व्यक्तिगत प्रतिनिधि माना जाता था, जैसा मैंने पहले बताया। अतः उसके कार्य
स्वयं के कोई कार्य नहीं होते थे, बल्कि राजा की राज्याज्ञा के अनुसार, यानी राजा की आज्ञा के अनुसार होते थे। राजा की इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं दूत की इच्छाएं तथा महत्वाकांक्षाएं कहलाती थी, और इन्हीं महत्वाकांक्षाओं को वह दूत अपने संदेश के माध्यम से संबंधित अन्य राज्य पर पहुंचाता था। अतः दूत का मूल कार्य इन इच्छाओं तथा महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करना होता था। दूत का स्वयं का कोई विचार नहीं होता था, वह तो राजा के निर्देशानुसार कार्य करता था। इस प्रकार राजनय के प्रारंभिक काल में यदि दूत की किसी बात पर एक समरसता थी तो वह केवल राजा के विचारों के प्रति होती थी। राजा के दृष्टिकोण के बदलने के साथ ही दूत का कार्य क्षेत्र रातों रात यानी तुरंत बदल जाता था। राजाओं के इस काल में हिटले के अनुसार, हिटले ने लिखा है कि दूत का प्रथम कर्तव्य स्वीकारी राज्य के दरबार में तथा राजधानी में होने वाली हर गतिविधियों पर ध्यान रखना तथा समय अनुसार अपने राजा को इसकी सूचनाएं निरंतर देते रहना। इटली के विद्वान गुइसियार्टोनी ने एक जगह लिखा है कि राजदूत अपने देश की आंख और कान दोनों होता है। ये बड़ा एक महत्वपूर्ण कोड है। इटली के विद्वान गुइसियार्टोनी ने कहा था कि राजदूत अपने देश की आंख और कान दोनों होता है। कैलिपर्स का मत था कि राजदूत के दो प्रधान कार्य होते हैं, एक अपने देश के लिए कार्य करना, यानी अपने देश के लिए कार्य करना, तथा दूसरा अन्य देश के कार्यों का यानी आंतरिक गतिविधियों का पता लगा करके उसे अपने देश तक भेजना या पहुंचाना। इसी प्रकार एक अन्य विचारक थे, इनका कहना है कि राजदूत का अधिकांश समय द्वितीय कार्य करने में, यानी उस देश की गतिविधियों को अपने देश तक भेजने में अधिक यह काम राजदूत अधिक रूप से करता है, कहना चाहिए अधिकाधिक रूप से करता है। 1750 में रानी एलिजाबेथ ने फ्रांसिस बालसिंघम को फ्रांस में अपना राजदूत नियुक्त करते हुए कुछ परामर्श दिए थे। ये 1750 का उल्लेख इसलिए है कि ब्रिटेन में चूंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो चुकी थी, और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के चलते जो विदेश विभाग था उसका जो संचालन करने का जो व्यक्ति विशेष होता था उसे राजदूत कहते थे। तो उसकी नियुक्ति क्या नाम था इसका, फ्रांसिस बालासिंघम को पहली बार फ्रांस में अपना राजदूत बना करके जब भेजा तो उसको कुछ रानी ने परामर्श दिए थे। रानी ने क्या परामर्श दिए थे उनकी मैं चर्चा यहाँ पर करना चाहूंगा। रानी ने राजदूत को दो कार्यों को करने की बात कही थी, सलाह दी थी। प्रथम तो वह कि वह शांति का दूत, अर्थात इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एन प्रकार शांति व्यवस्था स्थापित करने का काम करना, और दूसरा एक सम्मानीय राष्ट्र रक्षक यानी जासूस का भी कार्य करना। राष्ट्र रक्षक माने अपने राष्ट्र के हित में जो भी आवश्यक हो उसको दूत के द्वारा किया जाना। इस हेतु उसका मूल कार्य सूचनाएं एकत्रित करना और उन सूचनाओं को समय समय पर अपने राज्य में यानी राजा के पास पहुंचाना। इस दूसरे काम के कारण ही राजदूत के पद का विस्तार हुआ और धीरे धीरे यह माना जाने लगा कि यह इस प्रकार का नियुक्त कोई राजनयिक के जो मूल दो स्वतंत्र कार्य होते हैं उनमें से ये दोनों कार्य अति महत्वपूर्ण होते हैं, अर्थात शांति व्यवस्था और अपने राष्ट्र के लिए वहां से सूचनाएं संग्रहित करके भेजना। प्रजातंत्र के इस युग में राजदूत की कार्यसीमा अत्यधिक विस्तृत हो गई। एक ओर वह अपने देश का प्रतिनिधित्व अन्य देशों में करने लगे और अन्य देशों की सूचनाओं से अपने देश को अवगत कराने लगे, तो वहीं दूसरी ओर वो स्वीकारी राज्य का दृष्टिकोण अपने राज्य तक पहुंचाने और अपने देश के हित में वो समस्त काम करने लगे जिनके लिए उनको वहां नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजदूत सरकारों के मध्य विचारों का एक आदान प्रदान करने का माध्यम है, अर्थात
किसी भी दो देशों के बीच का जो वैदेशिक सरकारी कार्यक्रम है उसको निर्धारित करने और कराने वाला जो व्यक्ति होता है वो राजदूत होगा। वो राजदूत है और उसका जो काम है वो अपने देश तक वहाँ की सारी स्थितियों परिस्थितियों को पहुँचाना। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सामान्यतः राजदूत का मूल कार्य अपने देश की नीतियों को क्रियान्वित करना, यानी अपने देश की नीतियों को संबंधित देश तक पहुंचाना, उनको क्रियान्वित करना, अपने देश व नागरिकों के हितों की रक्षा करना तथा अपने देश को स्वीकारी राज्य की गतिविधियों से अवगत कराना। स्वीकारी राज्य मतलब जहां वो जिसके लिए वो नियुक्त किया गया वहां की गतिविधियों से अपने राज्य को अवगत कराना। इस प्रकार वह दो राज्यों के मध्य उनके दो दृष्टिकोणों में परस्पर सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करने लगा। अर्थात राजदूत जो है दो देशों के बीच में सामंजस्य स्थापित का काम करने लगा। इस संदर्भ में टोक्यो स्थित अमेरिकी राजदूत जोसेफ ब्रूक ने राजदूत के सर्वोच्च उद्देश्यों तथा कर्तव्यों की व्याख्या करते हुए एक स्थान पर उन्होंने कहा है कि उसे पहले और सर्वोच्च एक व्याख्याता होना चाहिए, अर्थात एक भाष्यकार होना चाहिए, या मैंने व्याख्याता यानी किसी भी बात को तर्कसंगत ढंग से संबंधित व्यक्ति के सामने उसको स्पष्ट करना। उसका व्याख्या क्या यह है, कार्य दो तरह का होता है। प्रथम, वह जिस राज्य की सेवा करता है उसे समझता है, उसकी परिस्थितियों, उसकी मनोवृत्ति, उसके कार्यों और उसके उद्देश्यों को प्रमुख रूप से समझता है। और दूसरा, वह उन्हें अपनी सरकार को स्पष्ट रूप से निर्देशित करता है यानी बताता है। इसके विपरीत वह जिन राज्यों में स्थापित है यानी जहां उसकी नियुक्ति की गई है उस राज्य की सरकार को अपने देश की आशाओं और इच्छाओं से परिचित कराता है। वह उन विचारों और मान्यताओं के जिन कार्यों राज्य के कार्यों को करता है उनमें पारस्परिक सामंजस्य बनाए रखने का काम करता है। इस सबसे ऊपर राजदूत का मूल कार्य अपने देश का प्रतिनिधित्व करना होता है, अर्थात अपने देश का प्रतिनिधित्व उस देश में करना होता है। हेराल्ड मैकमिलन ने सर चार्ल्स जॉनसन जो स्वयं एक राजदूत था, सर जॉनसन जो स्वयं राजदूत था, उसने एक पुस्तक लिखी है द रिंग ऑफ जॉर्डन। उसमें उन्होंने एक जगह लिखा है कि राजदूत के कार्यों का वर्णन उसमें उनसे इस प्रकार अपेक्षित है कि दोनों राज्यों के संबंधों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित करें तथा स्वीकारी राज्य का विश्वास पात्र नागरिक बन सके। अर्थात संबंधित राज्य जहां पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उसका वो विश्वास अर्जित कर सके। इस प्रकार से आधुनिक संचार एवं यातायात के साधनों में क्रांतिकारी परिवर्तन आने के पूर्व राजदूत को प्राय सभी प्रकार के निर्णय स्वयं लेने पड़ते थे, क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनके पास अपनी सरकार के कोई अन्य निर्देश नहीं होते थे। अतः आज की बदली हुई परिस्थितियों में यातायात एवं संचार व्यवस्था के आशातीत विकास तथा राजनैतिक बहुपक्षीय हो जाने के कारण आज दूत उतना महत्वपूर्ण योगदान दे पाते हैं जितना इसके पहले अनपेक्षित था। इन्हें वार्ता, समझौते इत्यादि करने की पहले छूट बिल्कुल नहीं होती थी जितनी इनकी आज छूट है। आज इन्हें न केवल विदेशी विभाग द्वारा मान्यता दी गई है और इनको कार्य सौंपा गया है, वरन अन्य आधुनिक टेक्नोलॉजी जैसे टेलीफोन व दूरसंचार व्यवस्था द्वारा निरंतर परामर्श देकर के निर्देश भी समय समय पर विभिन्न राज्यों के द्वारा देते जाते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम पढ़ रहे हैं कि एक राजदूत दूसरे देश में जाकर के अपने राज्य के लिए क्या करता है, तो इसके लिए वह संपूर्ण काम करता है जिससे संबंधित देश में अपने देश का पक्ष पोषण हो सके, अपनी नीतियों को वहाँ मनवा सके या उनको समझा सके, अपनी कार्यकुशलता, वाक्पटुता और व्यावहारिकता से, और वहाँ की संपूर्ण गतिविधियों का समय समय पर संदेश वाहन या निर्देशन अपने देश के लिए कर सके।
तो इस प्रकार से राजदूत के और भी कार्य हैं, जैसे राजदूत के विविध आज के राजदूत के विविध कार्यों का हम यहाँ उल्लेख कर सकते हैं। जिस प्रकार से शांति की स्थापना कायम की जा सके, यानी प्रमुख काम होता है राजदूत का शांति की स्थापना के लिए प्रयास करना अपने और संबंधी देश में। वह स्वीकारी देश में उसके नागरिकों को अपने देश की व्यापार, पर्यटन, संस्कृति इत्यादि की जानकारी दे सके और वहाँ की संस्कृति का पर्याप्त ज्ञान लेकर के उसके अनुसार अपने देश को संबोधित कर सके। उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में रुचि लेकर के उनमें समाहित होकर के और उन्हें एकाकार करने का भी काम यह राजदूत कर सकता है। वह अच्छे भाषण दे सकता है, वह समाचार पत्र या किसी भी प्रकार का सम्मेलन कर सकता है, उन सम्मेलनों में वार्ताएं या संधि करवा सकता है, उसका विवरण एकत्र कर सकता है और इसका जो उपयोग है वो रेडियो, टेलीविजन या आधुनिक संचार के माध्यम से उन्हें नया रूप या कारगर रूप दे सकता है। इस प्रकार से किसी भी देश के राजदूत के प्रमुख कार्यक्रमों में से अपने देश के हितों का पोषण करना होता है। अपने देश के प्रतिनिधि के रूप में जब यह संधि या समझौते करता है और उस पर हस्ताक्षर करता है तो यह संपूर्ण जवाबदारी उसके उस विदेशी प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण हो जाती है। 6 जून 1975 को फ्रांस में भारतीय राजदूत, यहाँ पर इस बात का उल्लेख करना इसलिए आवश्यक है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय था। द्वारकानाथ चटर्जी जो राजदूत थे फ्रांस में, इन्होंने लिस्बन में पुर्तगाल के विदेश मंत्री के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 19 दिसंबर 1961 को सालाजार सरकार ने गोवा, दमन और द्वीप के प्रश्न पर तोड़े गए राजनयिक संबंधों को पुनः स्थापित किया था। मेरा मतलब कहने का यह है कि किसी देश का राजदूत अगर वहाँ किसी प्रकार से संबंध बिगड़ भी गए हैं तो कोई सफल राजदूत जब उस देश में जाता है, बनाया जाता है, नियुक्त होता है, तो उन बिगड़े हुए संबंधों को भी वह अपनी चतुरता से स्थापित कर देता है, पुनः स्थापित किए गए थे। राजदूत के कार्यों की विविधता का कोई अंत नहीं है, अर्थात राजदूत के कार्यों का कोई अंत नहीं है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के देश सेवा पाठ के अध्यक्ष R.G. फैल्थन ने अपनी पुस्तक डिप्लोमेटिक हैंडबुक में राजदूतों के कार्यों का विस्तार से वर्णन किया है। उनमें से कतिपय बिंदु कुछ इस प्रकार से हैं, मैं उनका आज शब्द में उल्लेख कर देता हूँ, इसका डिटेल कर बताऊंगा। किसी विषय विशेष पर स्मरण पत्र तैयार करना, स्मृति पत्र तैयार करना, प्रत्यक्ष वार्ता करना, सम्मेलन या समारोहों को आयोजित करवाना, संधि या वार्ताओं को सफल करना, कोई भी संगठन या संगठित प्रयास को सफल बनाना, सम्मेलन में राजनयिक कदम का निर्णय लेना, यह सब उस सफल विदेशी राजनयिक के कार्य हैं जो वह इन्हें अपने व्यक्तित्व और प्रतिभा के आधार पर इनको अंजाम देता है। इस प्रकार से तमाम राजनयिक का जो उल्लेख है और तमाम घटनाओं का, नीतियों का, उसमें राजदूत पद पर आसीन व्यक्तियों का जो रोल है वो महत्वपूर्ण है। अपने देश के पक्ष को प्रस्तुत करना तथा अपने देश से आए हुए निर्देशों के अनुसार विदेशी राजदूतों, व्यापारियों, उद्योगपतियों के समक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करना और इस प्रकार से अपने देश के हितों की पूर्ति करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। इसी संबंध में हम थोड़ा सा और कुछ चर्चा करेंगे अपने पॉइंटों में। मैं एक आध पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ। पॉइंट अगर आप लोग चाहें तो लिख लें। अपने देश का संपूर्ण प्रतिनिधित्व करना, सफल वार्ताकार होना, सफल व्यक्तित्व का होना और राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना, अपनी बात को संबंधित राज्य तक पहुंचा करके मनवाना और वहां के तमाम सारे
राजनीतिक आर्थिक लाभ लेना, यह राज्य दूत के जो है प्रमुख कार्य होते हैं और उसके गुणों पर हम थोड़ा सा और विस्तार से अगले पीरियड पर प्रकाश डालेंगे।